ओके डियर फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि जो इंग्लिश है, अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो उसमें सबसे छोटी अगर इकाई देखें इंग्लिश लैंग्वेज में तो वो क्या होती है। इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है लेटर्स, यानी कि हिंदी में कहते हैं इनको वर्ड। और आपको पता होगा कि इंग्लिश में लेटर्स की संख्या है 26। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे से लेकर के जेड तक आपके 26 लेटर्स होते हैं। बिल्कुल आपने जैसा सोचा कि मैं बिल्कुल छोटी से छोटी चीज से शुरू कर रहा हूं, जहां पर आपने लगभग फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आपने क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड में आपने ये 26 लेटर सीखे थे। और उसके बाद इन लेटर्स को मिलाकर के हम एक बनाते हैं वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। ये ग्रुप होता है वर्णों का, एक वर्णों का ग्रुप होता है। इसमें हमने समझा था कि ये हम सेकंड और थर्ड क्लास से हम आ गए थे इसमें, और यहाँ पर हम वोकैब याद करने लगे थे, जैसे कि ई आई यानी आंख, हेड, हैंड। हम कई सारी वर्ड्स बनाने लगे, फलों के नाम, फ्रूट्स के फ्लावर्स के नाम, वेजिटेबल्स के नेम, और कई सारी चीजों के नाम हम याद करने लगे। तो थोड़ा थोड़ा हम वर्ड याद करने लगे, और फिर हमको वर्ड के बाद फ्रेज बनाना सिखाया गया, वाक्यांश। और उस फ्रेज के बाद हम आए सेंटेंस पर। तो देखो वर्ड तक, यानी कि आप सब जानते हो कि वर्ड जो है, आपने वर्ड काफी सारे याद किए, सेंटेंस भी आपने सुना हुआ है, ये शब्द आपसे नया है। और सेंटेंस के बाद हम आते हैं क्लॉसेस पर। ये क्लॉज दरअसल क्लॉज सेंटेंस का एक भाग है, ना कि सेंटेंस के बाद का बड़ा हिस्सा क्लॉज है, बल्कि क्लॉज एक सेंटेंस का भाग है। इसको हम बाद में समझेंगे। क्लॉज एक उपवाक्य होता है। तो मैं फिर से आता हूं अपने मेन पॉइंट पर कि इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं उनकी संख्या होती है 26, और उन लेटर से मिलकर के क्या बनता है वर्ड, और वर्ड से मिलकर के क्या बनता है फ्रेज, और फ्रेज से मिलकर क्या बनता है सेंटेंस, या और एक सेंटेंस में एक से अधिक क्या हो सकते हैं क्लॉसेस। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है कि लेटर्स। लेटर से मिलकर क्या बनता है कि वर्ड्स, और वर्ड से मिलकर के क्या बनता है डायरेक्ट सेंटेंस नहीं, वर्ड से मिलकर के बनता है फ्रेज, वाक्यांश, और वाक्यांशों से मिलकर के क्या बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस में क्या हो सकते हैं क्लॉज। जैसे कि समझिएगा, जैसे कि मैं बात करता हूं कि मैंने एक लेटर लिखा पी, ये एक लेटर है, और अगर मैंने लेटर्स को जोड़ दिया पेन, 3 लेटर मैंने इसमें जोड़ दिए, तो पेन यानी क्या हो गया कलम, ये एक वर्ड है। और अगर हम बात करें कि फ्रेज क्या है, इसके बाद का थर्ड स्टेप फ्रेज ही है। मैंने कहा कि अ पेन। अब ये एक ग्रुप है, एक समूह है दो शब्दों का, कि हम ये अ किसके लिए यूज कर रहे हैं पेन के लिए, और अ पेन यानी एक कलम। तो ये एक कलम क्या है, दो शब्दों का एक समूह है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिना पेन के आपका कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर हम सेंटेंस बना रहे हैं तो वहां पर पेन से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल अ लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हम अ पेन की बात करें तो ये एक फ्रेज है, ये एक वाक्यांश है। जैसे मैंने कहा कि दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। अगर मैं बात करूं तो देखो ये शब्द जो है इसमें 4 लेटर हैं, ये इसमें 2 लेटर है, इसमें 1 लेटर, इसमें 4 है, इसमें भी काफी सारे लेटर्स हैं, इसमें भी काफी सारे लेटर्स हैं। और ये एक पर्टिकुलर देखा जाए तो एक वर्ड है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ ये एक वर्ड है केवल, इसके बाद फंक्शन बदल गया, ये वर्ब आ गई। इसके बाद देखिए हम आर्टिकल ए किसके लिए आ रहा है बताओ, आर्टिकल आ रहा है फ्लावर के लिए, क्योंकि फूल एक है। बताओ वेरी क्या है, वेरी किसके लिए आ रहा है ब्यूटीफुल के लिए, और ब्यूटीफुल किसके लिए आ रहा है फ्लावर के लिए। तो ये सारे के सारे शब्द एक बार दोबारा सुनिए कि पुष्प यानी फूल के लिए क्या आ रहा है आर्टिकल ए, और वेरी किसके लिए आ रहा है बहुत क्या है सुंदर है, और सुंदर कौन है फ्लावर। तो ये तीनों शब्द किसके लिए आ रहे हैं फ्लावर के लिए आ रहा है। तो ये पूरा शब्द समुच्चय यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स
ये पूरा शब्द समुच्चय एक फ्रेज है। अब ये फ्रेज किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि आपने देखा कि लेटर, लेटर के बाद वर्ड और फ्रेज बना, और फ्रेज हमने ये नॉर्मल बनाया। मैं आपको और एक दो फ्रेज बना के बताता हूं। जैसे मैंने कहा शी इज स्लीपिंग नाउ। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर हम देखें तो ये आपका एक प्रोनाउन है और इसके बाद आ रही है वर्ब, और ये भी वर्ब है, तो दो वर्ब एक साथ आ रही है। आपको पता है दो वर्ब एक साथ आ रही है, और ये नाउ आपका एडवर्ब है। इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ये कैसे एडवर्ब है, ये प्रोनाउन कैसे है, लेकिन अभी देखेंगे। आपको पता है ये वर्ब है, आपको ये भी पता है ये वर्ब है। अगर इज लग रहा है तो आईएनजी आ रही है, अगर ये हैज हेड होती तो ये थर्ड होती, राइट। अगर ये डू डज डिड होती तो ये वर्ब फर्स्ट होती, अगर ये मॉडल होती तो ये वर्ब फर्स्ट होती, राइट ना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है दोनों का एक पेयर है, और ये पूरा एक जो दो शब्दों का पेयर है, ये कौन सा फ्रेज है? वर्ब फ्रेज है। तो याद रखना फ्रेज की डेफिनेशन क्या निकल के आई कि दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह जिसमें सभी शब्द मिलकर के किसी एक शब्द की क्वालिटी को दर्शाते हैं। दोबारा सुन लो कि दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह जिसमें सभी शब्द मिलकर के एक शब्द की क्वालिटी को दर्शाते हैं, क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपने तीनों चीजें पढ़ ली होंगी, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज बताता हूं, हल्का सा समझना, कि जो फ्रेज होता है, आपने लेटर अच्छे से समझे, लेटर आप पहले से जानते हैं, वर्ड आप अच्छे से जानते हैं। मैं आपको फ्रेज बताता हूं कि फ्रेज क्या होता है, कि फ्रेज के नाम होते हैं स्पेशल, बिल्कुल उनके नेम होते हैं। नेम क्या क्या होते हैं? एक तो नाउन फ्रेज होता है, एक आपका वर्ब फ्रेज होता है, एक आपका एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एक आपका एडवर्ब फ्रेज होता है। ये आपकी चार फ्रेज होते हैं, और एक होता है पोजिशनल फ्रेज। ठीक है ना। अब देखो मैं इन चारों पांचों फ्रेजेस को आपको आराम से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को पढ़ाऊंगा, बिल्कुल समझ के फिर चलेंगे हम, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके चल रहे हैं। अब जैसे ही मैंने फ्रेज बोला आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक नाउन नहीं होगा, इसको बहुत सारे शब्द होंगे, दो तो होंगे, कम से कम दो तो होंगे। वर्ब में भी आपके समझ में आ गया होगा कि दो तो होंगे। ऐसे ही इन सभी टॉपिक्स में दो या दो से अधिक शब्द हैं, ज्यादा दो या दो से अधिक, ज्यादा दो या दो से अधिक से ज्यादा शब्द हैं। अब देखो, अब अगर हम बात करें इन फ्रेजेस की, तो अगर सभी शब्द मिलकर के नाउन की विशेषता बताते हैं, प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, तो वो नाउन फ्रेज। सभी शब्द मिलकर के वर्ब की विशेषता बताते हैं तो वो वर्ब फ्रेज। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं तो एडवर्ब फ्रेज, और अगर किसी नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं तो ये बता देंगे क्या? अपने से पहले आने वाला प्रेसिडेंट होता है, पूर्व बोधी एक शब्द होता है, उसको अगर मॉडिफाई करते हैं तो वो आपका अपोजिशनल फ्रेज होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये 5 फ्रेजेस होते हैं। अब मैं आपको वन बाय वन उन फ्रेजेस को समझाऊं, उससे पहले मैं फिर से एक बार वर्ड पढ़ाऊंगा। देखिए, आपको पता है कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड होते हैं, जैसे मैंने लिखा, एक सेंटेंस लिखा कि दिस इज माय बुक, मैंने सिंपल से एक सेंटेंस लिखा। आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में 4 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वर्ड्स है, राइट। और प्रत्येक वर्ड का अपना अपना एक काम है और वो नाम है। देखो, दिस जो है क्या कहलाता है? मैं इसको दिस को क्या बोलूंगा? दिस को एक शब्द बोलूंगा, ऐसे तो फ्रिज को भी मैं शब्द बोलूंगा, फिर तो मैं माइक को भी शब्द बोलूंगा, फिर तो मैं बुक को भी शब्द बोलूंगा। तो ऐसे थोड़ी इनका नाम होता है, पर्टिकुलर नाम होता है। तो दिस क्या है? एक प्रोनाउन है। इज क्या है? एक वर्ब है। माई क्या है? एक एडजेक्टिव है। और बुक क्या है? एक नाउन है। तो इनके नाम आ गए ना। देखो, हर वर्ड में एक नाम आ गया कि ये एक प्रोनाउन है, ये एक वर्ब है, ये एक एडजेक्टिव है और ये एक नाउन है। अब हम जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, कैसे आता है, यहाँ दिस क्यों आया, यहाँ दिस की जगह और कुछ क्यों नहीं आया, इसको मैंने प्रोनाउन ही क्यों कहा। फिर प्रोनाउन एक छोटा पहलू नहीं है, बहुत बड़ा टर्म है, और इस प्रोनाउन का एक टाइप है दिस।
और वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वर्ब भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये जो इज है अकेली आ रही है तो इसे कहते हैं हम बी फॉर्म वर्ब। ये जो एडजेक्टिव है जो आप पजेसिव अधिकार को दर्शाने के लिए आ रहा है, ये है मेरी किताब है, मेरा अधिकार है इस किताब पर, तो इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और ये एक नाउन है, और नाउन आपको पता है कौन सा नाउन है, ये कॉमन नाउन, हम इसे कॉमन नाउन बोलेंगे। तो हमने नाउन्स इनका टाइप किया। अब यहाँ पर आप फ्रेज एक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बताओ देखो दिस अकेला है, इज अकेला है, लेकिन माय किसके लिए आया है, बुक के लिए, तो ये पूरा फ्रेज है। बताओ माय किसकी विशेषता बता रहा है, बुक की, और बुक कौन है, नाउन, तो ये पूरा फ्रेज कौन सा हुआ, नाउन फ्रेज। तो मेरे कहने का आशय क्या है कि एक सेंटेंस होता है या एक शब्द जो होता है, या एक सेंटेंस में जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे दिस का नाम प्रोनाउन है, इसका नाम वर्ब है, माय का नाम एडजेक्टिव है, बुक का नाम नाउन है। ऐसे हर शब्द का कोई ना कोई नाम होता है और उस नाम का एक टाइप होता है, ठीक है। और एक काम होता है इनका, काम। ये तो नाम हो गया और अब है काम। काम क्या होता है कि ये किसका काम कर रहा है, अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये खुद वर्ब का काम कर रही है। और ये वर्ब के बाद यानी कि अगर बी फॉर्म वर्ब के बाद कुछ आता है तो ये एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। सर ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बताएंगे आपको, यानी कि विशेषण का काम कर रहा है, राइट ना भाई। जिसकी पहचान बता रहा है, यह क्या है, यह मेरी किताब है। यह की पहचान क्या है, यह की पहचान है कि ये मेरी किताब है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि इनका एक तो नाम है और एक काम है, एक तो नाम है और एक काम है। नाम मैंने नीचे लिखे और काम इनकी साइड लिखे। जिसका काम क्या है, सब्जेक्ट होना, इसका काम क्या है, वर्ब होना, और माय बुक का काम क्या है, कॉम्प्लीमेंट होना, राइट। अब मैं एक सेंटेंस आपको दूसरा समझाना चाहता हूं, जैसे देखो सुनील इज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट। सुनील अपना नाश्ता कर रहा है। सुनील इज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट, ये मेरा एक सिंपल सा सेंटेंस है, राइट। सुनील आपको पता है एक शब्द है, इज एक शब्द है, टेकिंग एक शब्द है, हिज एक शब्द है और ब्रेकफास्ट एक शब्द है। अब मैं आपसे इनमें फ्रेजेस की कहता हूं, तो फ्रेज कितने हैं, फ्रेज दो हैं। एक तो इज किसके लिए आ रहा है, टेकिंग के लिए, तो एक फ्रेज तो ये है। और हिज किसके लिए आ रहा है, ब्रेकफास्ट के लिए, और एक फ्रेज ये है। इनके नाम भी देख सकते हो आप। ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब फ्रेज है। ये नाउन की विशेषता बता रहा है तो नाउन फ्रेज है। अब मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक शब्द का एक नाम और एक काम है। तो मैं बात करता हूं सुनील की। सुनील कौन है, नाउन, राइट, क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है और नाम कोई भी हो, संज्ञा होती है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हो, राइट ना। अब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मेन वर्ब। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एडजेक्टिव, और ये हमारा क्या है, नाउन। तो आप देख सकते हैं कि हर वर्ड का एक नाम हो गया। अब इनके टाइप देख लो, ये है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, या हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब का भी नाम है, ये है जिरंड मेन वर्ब। जिरंड मतलब वर्ब फर्स्ट आईएनजी जिनमें लगता है वो जिरंड कहलाती है। ये आप बताओ मेरा नाश्ता, अपना नाश्ता, सुनील ने अपना नाश्ता किया तो अपना अधिकार दिखाया, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये कॉमन नाउन है। अब हम बात करते हैं इनके नाम हो गए और इनके काम की, कि सुनील क्या है, सुनील एक सब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है, ये वर्ब है। और सुनील ले क्या रहा है, अपना नाश्ता, तो ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसने क्या लिया, सुनील क्या ले रहा है, क्या खा रहा है, क्या का जो जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है या फिर सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है तो वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो सुनिए, हम फ्रेज तक पहुंचे उससे पहले मैं आपको वर्ड के बारे में समझाना चाहूंगा कि एक सेंटेंस में वर्ड के क्या होते हैं, नाम भी होते हैं और वर्ड के काम भी होते हैं। तो देखो क्या क्या होते हैं, नेम एंड वर्ड, किसका, प्रत्येक वर्ड का, एवरी वर्ड का, जितने भी वर्ड हैं उसका एक नेम होगा और एक वर्ब होगा, राइट। क्या होगा, एक नेम होगा और एक वर्ब होगा।
अब मैं बात करता हूं सर हमको क्या पढ़ना चाहिए। हम नाम तो जब पढ़ेंगे, जब टॉपिक होगा हमारा बहुत बड़ा तब पढ़ेंगे। हम सबसे पहले वर्ग पढ़ते हैं। अगर कोई शब्द या फ्रेज, हम शब्द की जगह पर फ्रेज भी लगा सकते हैं, मतलब एक वर्ड भी लगा सकते हैं और शब्दों का समूह भी लगा सकते हैं। आपने पढ़ा था कि हम एक वर्ड भी लगा सकते हैं और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड यूज करेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करेंगे तो वो फ्रेज हो जाएगा, और जब सिंगल वर्ड यूज करेंगे तो वर्ड हो जाएगा। तो जब हम किसी वर्ड को यूज करते हैं या फ्रेज को यूज करते हैं तो आप एक निश्चित स्थान पर यूज करते हैं, और वो निश्चित स्थानों पर उनके क्या क्या काम होते हैं। या तो वो वर्ड या वर्ड फ्रेज सब्जेक्ट का कार्य करेगा, या फिर वो वर्ड और वर्ब फ्रेज वर्ब का काम करेगा, या फिर वो वर्ड और वर्ब फ्रेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या फिर वो एडजेक्टिव का काम करेगा, या फिर वो कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, या फिर वो एडवर्बियल्स का काम करेगा। बस इसके अलावा एक शब्द यानी कि एक वर्ड और एक फ्रेज कोई और काम नहीं करता है। तो मैंने अब तक आपको क्या क्या पढ़ाया है सुनिए। अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई लेटर्स होती है। लेटर्स के बाद उसके बाद अगली बड़ी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है। प्रत्येक वर्ड के क्या होते हैं? एक नाम होता है और एक काम होता है। फिर आपने बताया कि फ्रेज क्या होते हैं। फ्रेज आपको पता है कि शब्दों का एक समूह होता है जिनमें सभी शब्द मिलकर के उन्हीं में उपस्थित किसी एक शब्द की व्याख्या स्पष्ट करे, उसको मॉडिफाई करे, वो फ्रेज होते हैं। आपने फ्रेज कितने प्रकार के पढ़े? 5 प्रकार के पढ़े। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और अपोजिशन फ्रेज। अब बात करते हैं फ्रेज के बाद हम दोबारा वर्ड पर आए थे। वर्ड का एक नाम होता है और एक काम होता है। तो एक वर्ड और एक फ्रेज किन किन कामों को कर सकता है? तो 6 काम कर सकता है। यानी कि एक सब्जेक्ट भी बन सकता है, एक वर्ब भी बन सकता है, एक ऑब्जेक्ट, एक एडजेक्टिव, एक कॉम्प्लीमेंट और एक एडवर्ब। देखिए सर, सब्जेक्ट को आप हिंदी में कर्ता कहते हैं, वर्ब को आप हिंदी में क्रिया कहते हैं, ऑब्जेक्ट को आप हिंदी में कर्म कहते हैं। ये आपका विशेषण होता है, ये आपका विशेष्य होता है, और ये आपका क्रिया विशेषण होता है। मैं आपको सबसे पहले ये पढ़ाने वाला हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैं आपको सबसे पहले सेंटेंस में एक शब्द का और एक फ्रेज का, एक वाक्यांश का काम दर्शाना बता चाहता हूं कि भाई किस तरीके से एक वर्ड और एक फ्रेज कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए। ओके, अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या होता है और कहां आता है, हम सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। याद रखिएगा, आपने अब तक जो पढ़ा आपको उसे फेयर कॉपी में, नोटबुक में लिखना है और उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। तो आप कहें कि जब तक अपने नोट्स अच्छे से नहीं बनाओगे ना, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और सारी चीजें स्किप होती चली जाएगी। बार बार वीडियो देखने से इतना बेनिफिट नहीं है। आप उसको पॉज करके बार बार अपने नोट्स बना सकते हो। नोट्स बना करके आप क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना। आज की जो मेरी क्लास होगी उसमें से मैं वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा आपको और किसी से रिलेटेड नहीं, क्योंकि ग्रामर में हम ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिएगा, सब्जेक्ट क्या होता है। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट हिंदी में कर्ता होता है। कर्ता मतलब जो कार्य को करता है, यानी कि डूअर। इसको हम डूअर बोलते हैं। अच्छा, एक सेंटेंस में डूअर को पहचानना भी एक बहुत बड़ा काम है। डूअर को कैसे पहचान सकते हैं कि वर्ब जो होती है, वर्ब से पहले आने वाला डूअर होता है। ओके, वर्ब से पहले आने वाला, याद रखना, ये वर्ब से जो पहले आएगा वो भी डूअर होगा, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि सुरेश रन्स फास्ट। अब वर्ब से पहले कौन आ रहा है? वर्ब से पहले सुरेश आ रहा है, तो सुरेश हमारा कौन है? सब्जेक्ट है। ओके, अब बात करते हैं कि पहला पॉइंट है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब आती है तो उससे पहले आने वाला भी आपका क्या है? कौन है आपका? ये आपका डूअर है, सब्जेक्ट है। यानी कि यहां देख सकते हैं आप कि यहां डायरेक्ट वर्ब आ रही है और यहां वर्ब से, वर्ब के पहले रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। सर, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इसको फुल फॉर्म में लिख देता हूं मैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जैसे हु आ जाए, विच आ जाए, व्हाट आ जाए, दैट आ जाए, ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस है। एज आ जाए, तो
तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि द मैन हु आर स्टैंडिंग, और आगे कोई भी सेंटेंस हो। तो अब आपका मैं पूछूं आपसे सब्जेक्ट कौन है, तो आप देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके बाद वर्ब आ रही है, तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। यानी कि वर्ब इसके अनुसार ही आ रही है, इसी सब्जेक्ट के अनुसार आ रही है। तो आपकी दो पैटर्न समझ में आए आपको कि सब्जेक्ट कहां होगा, एक तो वर्ब से तुरंत पहले होगा, एक रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब से पहले भी आपका सब्जेक्ट होगा, राइट। अब बात करता हूं मैं सब्जेक्ट के तीसरे पॉइंट की। सब्जेक्ट का तीसरा पॉइंट ये है कि जो सेंटेंस देयर से शुरू होते हैं उनमें सब्जेक्ट आपका यहां होता है, यानी कि वर्ब के बाद। अब तक दोनों में देखा था कि आपने सब्जेक्ट कहां देखा था, वर्ब से पहले, लेकिन जो सेंटेंस देयर वाले होते हैं उनमें सब्जेक्ट कहां होता है, वर्ब के बाद। जैसे मैंने कहा देयर इज अ बुक इन माय बैग। अब यहां पर इज आप सोचते हैं कि देयर के अकॉर्डिंग आ रहा है, नहीं, आपका ये इज जो है अ बुक के अकॉर्डिंग आ रहा है। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि देयर डैश सम पेन्स इन माय बैग, तो बताओ आपका आंसर क्या होना था, तो क्या इज होना था या आर। तो आप याद रखना, अगर हम देयर को मान के चलते तो भी इज ही भरते, तो हम यहाँ पर सम पेन्स को मानेंगे, तो पेन एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, आर। तो ये पैटर्न नंबर 3 है। तो बताइए हमने सब्जेक्ट के कितने पैटर्न पढ़े, 3। पहला वर्ब से पहले, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब से पहले, तीसरा हमने पढ़ा देयर के बाद जो वर्ब आती है उसके बाद। चौथा मैं आपको बता रहा हूं कि चौथा जो आपका सब्जेक्ट है वो किधर आ सकता है, अगर कोई सेंटेंस प्रपोजिशन प्लस स्थान से शुरू हो। तो प्रपोजिशन प्लस स्थान से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो फिर यहां आएगी आपकी क्या, वर्ब, और इसके बाद आएगा क्या आपका, क्या, सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट होगा कि सर जैसे ऑन द हिल्स, ऑन द हिल्स या ओवर द हिल्स, ओवर द हिल्स there's some clouds या a large piece of cloud, piece of cloud। अब देखो, अब आप पूरा सेंटेंस अच्छे से देखो। अब ओवर द हिल्स और डैश अ लार्ज पीस ऑफ क्लाउड, अगर हम बात करें वॉज और वर की, तो हम यहाँ क्या भरने वाले हैं, हम अगर हिल्स के अकॉर्डिंग देखें तो वर भर देंगे। लेकिन आपको पता है कि ओवर एक प्रपोजिशन है और हिल्स पहाड़ियां एक स्थान है, और अगर प्रपोजिशन प्लस स्थान सेंटेंस की शुरुआत में आते तो ये सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है अ लार्ज पीस ऑफ क्लाउड। तो क्लाउड का एक बड़ा सा टुकड़ा, तो टुकड़ा तो एक ही है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, वाज। तो ये सब्जेक्ट है हमारे। तो आपने सब्जेक्ट को अभी तक पहचानने का क्या तरीका देखा, 4 तरीके देखे सब्जेक्ट कहां कहां आ सकता है। पहला वर्ब से पहले, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब से पहले, तीसरा देयर के बाद वर्ब आती है उसके बाद सब्जेक्ट, और चौथा आपने पढ़ा प्रपोजिशन प्लस स्थान के बाद अगर वर्ब आती है तो उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। हम लास्ट अपने सब्जेक्ट का स्थान पढ़ेंगे और वो क्या है, वो है हमारा 5वां टाइप। 5वां टाइप आप अच्छे से पढ़ना कि कई सारे जो नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, अगर नेगेटिव एडवर्ब्स सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं तो पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आपका यहां आता है नेगेटिव एडवर्ब होने पर। जैसे कि अगर मैं कहूं कि नेवर डिड आई होप सो, अगर मैं बात करूं तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है यहां पर आप देखेंगे कि यहां देख रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आपको दिख रहा है। तो ये नेगेटिव वर्ड पहले आ गया, यानी कि नेगेटिव एडवर्ब पहले आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई और फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, यानी कि सब्जेक्ट आपका 3rd प्लेस पर चला गया। छठा, आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में अच्छे से जानते हैं कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक वाक्यों में जो हमारा सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, राइट। इसके अलावा हम सब्जेक्ट के और कोई रूल नहीं जानते हैं और ना ही हमको याद रखना है। आपको इन 6 रूल्स को मैं एक बार रिपीट करता हूं, समझना कि सब्जेक्ट 6 जगह पर आता है। पहला, इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, देखना कि आर यू फीलिंग
बेटर नाउ, व्हाट हैव यू, व्हाट हैव दे डन फॉर मी। ये हो गया। आप देखेंगे कि एग्जांपल्स में ये हेल्पिंग वर्ब आगे इंटरोगेटिव है, या आपके वर्ब आगे मेन वर्ब, ये बीच में आपका सब्जेक्ट है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये आपका बीच में सब्जेक्ट है। तो ये ध्यान रखना कि आपका सब्जेक्ट 6 स्थानों पर है। पहला स्थान वर्ब से पहले, दूसरा स्थान रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ब से पहले, तीसरा स्थान देयर वाले सेंटेंस में देयर प्लस वर्ब के बाद, चौथा स्थान प्रपोजिशन प्लस स्थान के बाद आने वाली वर्ब के बाद, छठा स्थान नेगेटिव एडवर्ब होने पर हेल्पिंग वर्ब के बाद, और सातवां स्थान या छठा स्थान आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो इस तरह से 6 स्थानों पर आप अपने सब्जेक्ट को पहचान सकते हो। तो अभी हमने सब्जेक्ट के बारे में क्या पढ़ा डियर फ्रेंड्स? हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कहां आता है। अब हम आते हैं अपने ऑब्जेक्ट की ओर। देखिए ऑब्जेक्ट की ओर, ऑब्जेक्ट जो है हमारा वर्ब के बाद आता है, ऐसा हम मानते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर वर्ब अपना कार्य या जिस पर सब्जेक्ट अपना कार्य करता है। तो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, ये तय है, हमेशा ही वर्ब के बाद आएगा, ये भी तय है। पैसिव वॉइस के वाक्य में जरूर ये वर्ब से पहले आता है, जबकि ये हर बार वर्ब के बाद ही आता है। आपकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका लिविंग ऑब्जेक्ट यानी कि सजीव कर्म, और एक होता है आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव कर्म, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो ये 2 तरह के ऑब्जेक्ट आपके होते हैं, एक सजीव कर्म और एक निर्जीव कर्म। तो देखेंगे वर्ब हमेशा ऐसे जो कर्म होते हैं उनके लिए वर्ब हमेशा सकर्मक होनी चाहिए, ट्रांजिटिव होनी चाहिए। सकर्मक जो वर्ब होगी उसी के साथ आपकी ऑब्जेक्ट आएंगे, अदरवाइज ऑब्जेक्ट्स नहीं आएंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिन पर सब्जेक्ट अपना कार्य करता है वो ऑब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस में 2 होते हैं, एक होता है लिविंग ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। एक वर्ब के साथ दोनों ही ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, और कहो तो एक ऑब्जेक्ट के एक वर्ब के साथ केवल एक ही ऑब्जेक्ट आ सकता है। अगर हम बात करें कि सर अगर वर्ब हम पता कैसे लगाएंगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो सजीव और निर्जीव का तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्ब के बाद पहले लिविंग लगाएं या नॉन लिविंग, तो ज्यादातर नॉन लिविंग पहले लगता है और लिविंग बाद में लगता है। लेकिन कई ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में एक प्रपोजिशन आती है। ये हम जैसे जैसे ग्रामर आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नॉलेज भी लेते जाएंगे। और अगर हम बात करें कि पहले लिविंग लगा सकते हैं और कभी-कभी बाद में नॉन लिविंग भी लगा सकते हैं, कि सर हम इसको किस तरह से पहचानेंगे, आप थोड़ा सा एग्जांपल्स के माध्यम से समझाओगे तो अच्छा लगेगा। तो देखो, जैसे मैंने कहा सुरेश टॉट मी इंग्लिश। अगर हम बात करें इसमें वर्ब की, तो वर्ब है अपनी टॉट, कि सुरेश ने मुझे, मिस्टर सुरेश लिख दो, मिस्टर सुरेश ने मुझे इंग्लिश पढ़ाई। तो आपका मिस्टर सुरेश सब्जेक्ट है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है। किसे पढ़ाई? मुझे पढ़ाई, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है। और क्या पढ़ाई? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, जब भी लिविंग ऑब्जेक्ट को पहचानो तो किसे से पहचानना और क्या से आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पहचानोगे। अब देखना कि मिस्टर सुरेश ने मुझे पढ़ाया, क्या पढ़ाया? इंग्लिश पढ़ाया। तो किसे यानी कि लिविंग ऑब्जेक्ट, और ये इंग्लिश नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, मिस्टर सुरेश टॉट इंग्लिश टू मी, टॉट इंग्लिश टू मी। तो याद रखना कि आप दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से बदल के लिख सकते हो, लेकिन जब लिविंग ऑब्जेक्ट को पीछे लिखते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो बीच में कोई ना कोई प्रपोजिशन अवश्य आती है। वो ग्रामेटिकल रूल्स के आधार पर आती है, जिन्हें हम प्रपोजिशन के रूल्स में पढ़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे।